करता हूँ। मैं क्रांति कुमार। आज यूट्यूब पे मैं इन्वायरमेंट के तीसरा टॉपिक डालने जा रहा हूँ। तीसरा टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। हमारे बदलती पृथ्वी क्या है? हमारे बदलती पृथ्वी क्या है? हमारे बदलती पृथ्वी क्या है? आज तीसरा टॉपिक का नाम है हमारे बदलती पृथ्वी दोस्तों। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हमारे बदलती पृथ्वी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हमारे बदलती पृथ्वी क्या है। मेरा चैनल जो है आज का जो टॉपिक है हमारे बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक ही प्लेटों में विभाजित है। स्थलमंडल क्या है? अनेक प्लेटों में विभाजित है। क्या है? स्थलमंडल जो है अनेक प्लेटों में विभाजित है दोस्तों। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं दोस्तों। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमा गति से चारों तरफ घूमती रहती है। क्या करती है? स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है और जिन्हें स्थलीय मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर तरफ घूमती रहती है और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ ही किलोमीटर की लगभग ही पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ही ऐसे होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसे कि ही क्रियाकलाप में दिखाया गया है दोस्तों। फिर आगे हम लोग देखते हैं। पहले कुछ क्या आप जानते हैं इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। क्या आप जानते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या आप जानते हैं। कहता है एक रंगीन कागज़ से छोटी सी गोली लीजिए और उसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की ही परतों की साथ कागज़ की ही गोली भी ऊपर उठती है। ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली। आगे दोस्तों देखते हैं कि जो कह रहा है कि जो नीचे बैठती है पृथ्वी के अंदर स्थिति पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है दोस्तों। तो अब जो दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं, ये तो पढ़ लिए हैं। अब कहता है कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को इन बालों के आधार पर ही विभाजित किया गया है, जिनके कारण बलों के आधार पर विभाजित किया गया है, जिनका कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही घटित होते उन्हें ही अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं ही जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें ही बाहिरजनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं दोस्तों। ये चित्र 3.1 में बताया गया है। अंतर्निहित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति, भूकंप, ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी के सतह पर अधिक हानि होती है दोस्तों। तो कह रहा है कि भूकंप जो है पृथ्वी की ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर ही अधिक ही हानि होती है। मतलब पृथ्वी के सतह पर ही अधिक हानि होती है। कहता है पृथ्वी की गतियाँ। अब जो है दोस्तों पृथ्वी की गतियाँ जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी की गतियाँ तो बाहर की स्थिति के बारे में चर्चा किया। पृथ्वी के बाहरी बाहर जनित बल, इसके बाद अपर्दन और निक्षेपण, नदी, बहता जल और पवन, इसके बाद समुद्री तरंग और हिमनद, और अंतर्निहित जो अंदर का जो है पृथ्वी के अंतरीय गति जो होता है अंतर्जनित बल जो है, और आकस्मिक बल और ही पटल विरूपण बल और भूकंप, इसका ज्वालामुखी और भूस्खलन और इसका पर्वत निर्माणकारी बल। तो आगे देखते हैं स्थलों रूपों का क्या है। स्थलों रूपों का दोस्तों है स्थल रूपों का विकास ऐसे ऐसे हुआ जो बताए हैं दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं कि थोड़ा है शब्दावली उसके बारे में चर्चा कर। स्थल मंडलीय प्लेट भू प्रपटी के अनेक ही बड़ी एवं कुछ ही छोटे ही कठोर असमान आकार की
प्लेट होती है जिन पर ही महाद्वीप एवं महासागर की सतहों टिकी है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम चलते हैं हम लोग कि आगे देखते हैं, देख लेते हैं शब्द के बारे में चर्चा किया है। शब्द की उत्पत्ति कहता है एंडो अंत और इसके बाद एक्सो और बाय। तो कहता है कि दोस्तों कि जेनेटिक का मतलब होता है कि दोस्तों हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि शब्द की उत्पत्ति में कि जेनेटिक उत्पत्ति है ना। जेनेटिक का मतलब होता है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। और एंडो का मतलब होता है अंत और एक्सो का वाह होता है बाहरी दोस्तों। तो आगे जो है ज्वालामुखी के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर ही खुला एक ऐसा ही छिद्र होता है जिससे ही पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, अर्थात 3.2 में दर्शाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि दर्शाया गया है जो भू पदार्थ जो निकलता है, पहले गैस एवं राख जो निकलता है पृथ्वी के नीचे से, सबसे जो क्रोड भाग है, ये नीचे का क्रोड भाग है, पृथ्वी के क्रोड भाग है, और क्रिएटर है, इसके बाद निकास वेंट है, लावा है, और मैग्मा कोस्ट है, और प्रॉपर्टी है, और मेंटल है दोस्तों। तो मेंटल ही भाग से ही सब निकलता है पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि एक बर्तन ले और उसे ही जल से ही भरकर ही ढक्कन से बंद कर दे और तथा ही जल गर्म करने के लिए रख दे। अब कुछ ही मटर और चम्मच और ही मोती ही ढक्कन के ही ऊपर रख दे। आप क्या देखते हैं जैसे ही जल में उबला आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तु अपने ढक्कन के ऊपर रखी है उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है और इसी भांति पर भूकंप आते हैं और तो पृथ्वी के कंपन उत्पन्न होने लगता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि इसी प्रकार स्थलीय मंडल प्लेट की गति ही करने पर ही पृथ्वी की सतह पर ही कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी की चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूप्रपट्टी के ही नीचे वह स्थान है जहाँ कंपन आरंभ होता है, वो उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के समूह भूत सतह पर उसके ही निकटतम ही स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन ही बाहर की ओर ही तरंगों के रूप में ही गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम ही भाग में ही सर्वाधिक हानि होती है एवं ही अधिकेंद्रिक से दूसरे क्या कहता है से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता ही धीरे धीरे क्या होता है कम होती जाती है। अब कह रहा है दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। पहला होता है पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे दोस्तों। दूसरा ऐसे तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। एल तरंगे को अथवा पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगे के गुण धर्म ही विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास। अब आगे दोस्तों हम जो देखते हैं, आगे जो है उद्गम केंद्र जो है पृथ्वी के वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। एक भूकंप की उत्पत्ति क्या होता है, यह उद्गम केंद्र है दोस्तों। यह उद्गम केंद्र है, अधिकेंद्र है। ये बीच में जो अधिकेंद्र हो गया, प्लेट सीमा हो गया, और भूकंप तरंगे सभी दिशाओं बाहर की ओर निकलता है। सभी दिशाएं जो है किधर की ओर भूकंप का निकलता है, बाहर दिशा की ओर दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों कि जो यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव के निश्चित रूप में कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग ही कुछ सामान्य तरीके में भूकंप की संभावना का अनुमान ही लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों को उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना, गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश। तो गुजरात में जो भूकंप आया था उसका कुछ चर्चा किया गया है कि भूकंप यह वस्तुनिष्ठ वस्तु स्थिति अध्ययन है। भुज में भूकंप की झटके, शहर में आग,
तो स्कूल सर्वाधिक ही प्रभावित होती है। स्कूल के इमारतें गिरने के से कम 971 ही छात्रों ने 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। दोस्तों हम लोग जो है गुजरात में जो भूकंप आया था, गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश, गुजरात में भूकंप द्वारा जो क्या है विनाश, उसके बारे में देखे। बिल्डिंग जो गिरा हुआ है, गुजरात में जो भूकंप आया था उसके बारे में चर्चा कर रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि क्या आप जानते हैं, तो भूकंप एक मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेख ही कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। किस पर मापी जाती है भूकंप की तीव्रता? तो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता है 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। दोस्तों जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह बहुत के गिरने से छिन्न भिन्न हो जाता है और पहुंचाता है, बहुत क्षति पहुंचाता है। दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों कि गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत ही शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। दोस्तों यह भूकंप लेखी है, इसी से मापा जाता है भूकंप के जो रिएक्टर स्केल है। दोस्तों रिएक्टर स्केल है। दोस्तों आगे हम लोग जो देखते हैं दोस्तों, इसका क्रियाकलाप जो है कुछ इसको चर्चा कर लेते हैं कि क्रियाकलाप जो है उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। कहता है फोन लाइन, जल पाइप ही लाइन, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें अवरुद्ध हो गए हैं। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र और वित्तीय सहायता मांगी है। क्रियाकलाप कह रहा है कि भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों को मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़े, इस घटनाओं को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप ही अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? तो आगे कह रहा है कि इसका चर्चा कर लेते हैं। आगे कहता है भूकंप के बातचीत की तैयारी। भूकंप के दौरान ही कहाँ आश्रय ले? सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या ही मेज के नीचे ही, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे ही दूर रहे। आग ही वाले ही स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़की ही, दर्पण एवं ही तस्वीर फ्रेम से पहले तैयार रहे। अपने दोस्तों के पारिवारिक ही सदस्यों के बीच ही जागरूकता फैलाए और एवं ही आपदा का सामना समान विश्वास से करे। हमारा पर्यावरण। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट जो है आगे के चर्चा करते हैं कि मुख्य स्थलाकृतियाँ, अपक्षय एवं अपर्दन ही नामक दो ही प्रक्रमों द्वारा ही दृश्य भूमि लगातार विघटित ही होती रहती है। पृथ्वी की ही सतह पर ही शैलों के टूटने अपक्षयों को क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल ही, पवन एवं हिम जैसे ही विभिन्न चाटों के द्वारा ही होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि ही अपर्दित ही पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निपेक्षित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के एक प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न ही स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से ही दृश्य भूमि का ही अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या ही खड़े ही ढाल वाली घाटी में गिरता है तो यह जल प्रपात बनती है। 3.5 में दर्शाया गया। अब दोस्तों हम कहते हैं क्या आप जानते हैं, पृथ्वी के हजारों छोटे छोटे ही जलप्रपात एवं सबसे ही ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका या वेनेजुएला का ही एंजेल जलप्रपात है। अन्य ही जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य ही अमेरिका की सीमा पर ही स्थित ही नियाग्रा जलप्रपात है और ही अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की ही सीमा पर ही स्थित ही विक्टोरिया जलप्रपात है। दोस्तों आगे जो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, अब कहता है कि नदी के कार्य क्या है? नदी के कार्य। दोस्तों नदी के जल के दृश्य भूमि का अपर्दन ही होता है। जब नदी किसी खड़े ही ढाल वाले ही स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली ही घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनती है। चित्र कठोर शैल
जल की शक्ति द्वारा ही काटे गए मृदु शैल। दोस्तों निगराय जलप्रपात है दोस्तों, जो विक्टोरिया जलप्रपात है इस कहते हैं दोस्तों। एक जलप्रपात के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बारे में चर्चा कर रहा है कि जब नदी ही मैदानी क्षेत्र में ही प्रवेश करती है तो वह मोड़दार ही मार्ग पर ही बहने लगती है। नदी के ही इन्हीं बड़े ही मोरों का विसर्प कहते हैं। इसके बाद ही विसर्पों के किनारे पर ही लगातार ही अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सारे निकट आते जाते हैं। समय के साथ ही विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और ही एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी ही अपने ही तटों के बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्तीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के ही कारण ही नदी के तटों के निकटवर्तीय क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों का अवसाद कहते हैं। इससे ही समतल ही उपजाऊ बाढ़ कीर्ति ही मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित ही तटी के तटबंध कहते हैं। समुद्र तक ही पहुँचते पहुँचते नदी के प्रवाह और धीमी हो जाती है तथा नदी के अनेक ही धाराओं में विभाजित हो जाते हैं। दोस्तों जो आगे है कि उसके बारे में बाढ़कृत मैदान क्या है। बाढ़कृत मैदान के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि बाढ़कृत मैदान के बारे में कि बाढ़ का मैदान, तटबंध और विसर्प और ही चाप झील कौन सा है दोस्तों। तो बाढ़ का मैदान के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसके बारे में कह रहा है कि बाढ़ का मैदान है दोस्तों। क्या है? बाढ़ का मैदान। उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो तटबंध है, विसर्प है, चाप झील है। दोस्तों आगे हम देखते हैं। आगे हम लोग आगे देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आगे चर्चा कर रहे हैं कि हो जाती है, जिनको ही वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ ही लाए मलबे का निक्षेपण ही करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने ही मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहाने का अवसादों के संग्रह के डेल्टा का निर्माण होता है। आओ कुछ करके सीखे। विश्व की कुछ ही नदियों के नाम ढूंढो जो डेल्टा का निर्माण ही करती है। अब है मुख्य नदी और वितरिका। और आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जो बताया गया है अब जो है समुद्र तरंगे की कार्य, मतलब समुद्री तरंगे की कार्य के बारे में चर्चा कर रहा है। किसके बारे में चर्चा कर रहा है? समुद्री तरंगे के बारे में। समुद्री तरंगे के कार्य, समुद्री ही तरंग के ही अपरदन एवं निक्षेपण तटीय ही स्थलकृति ही बनते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से ही टकराती रहती है, जिससे दरारें विकसित ही होती है। समय के साथ ये बड़ी और ही चौड़ी ही होती जाती है। इनको समुद्री गुफाएं कहते हैं। इन ही गुफाओं के बड़े ही होते जाने पर ही इनमें केवल ही छत ही बचती है, जिससे ही तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार ही अपरदन छत को भी तोड़ देता है और ही केवल दीवारें ही बचती है। दीवार जैसी जो है एक आकृतियों को ही स्टैक ही कहते हैं। समुद्री स्टैक कहते हैं। समुद्री ही जल के ऊपर लगभग ही ऊर्ध्वाधर उठे ही हुए हैं। ऊंचे ही शैलों तटों से समुद्री भिरिग ही कहते हैं। समुद्री तरंगों के किनारे अवसाद ही जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। समुद्र तरंगे और निर्मित ही स्थलकृतियाँ, गुफाएं। आगे हम देखते हैं दोस्तों हिमनद के कार्य। हिमनद का कौन कौन सा कार्य है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की ही नदियों होती है। हिमनद अपने ही नीचे को कठोर ही चट्टानों से गोलाश्मी ही मिट्टी और ही पत्थरों का ही अपरदित कर देती है और ही गोलाश्मी मिट्टी एवं ही पत्थरों से दृश्य का ही अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का ही निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र से में ही बर्फ पिघलने से क्या होता है? पिघलने से उन्हीं गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर ही झील बन जाते हैं। हिमनद के ही द्वारा
लाए गए हैं पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल रेत एवं तलछट मिट्टी यहाँ निक्षेपित ही होते हैं। ये निक्षेपण हिमनद क्या कहलाते हैं? हिमनद जलोढ़ का निर्माण करते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, हिमनद है दोस्तों, ये क्या है? हिमनद है दोस्तों। हिमनद देख लीजिए कैसा है, हिमनद है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है पवन के कार्य क्या है? पवन के बारे में चर्चा किया गया है। पवन के कार्य कहता है, क्या आपने कभी रेगिस्तानी देखा है? बालू डिब्बे के कुछ ही चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन ही अपर्दन एवं ही निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं। यही सेल है जो बालू डिब्बे, जिन्हें समानतः ही छत्रक ही सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग के अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसीलिए ऐसी सेल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन ही चलने पर यह अपने साथ रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव ही रुकता है तो यह रेत ही गिरकर छोटी ही पहाड़ी बनती है। इनको ही बालू डिब्बा कहते हैं। चित्र 3.10 में दर्शाया गया है, जो 3.10 में जो दर्शाया गया। जब बालू कण महीने और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब वे बालू ही कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे हम लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं दोस्तों। अब इतना ही आज का टॉपिक है दोस्तों। आगे ये सब है जो अगले हम पृष्ठ में बताएंगे। आगे जो बता दिए गए हैं उसको देखना है। आगे जो है दोस्तों, ये सब हिमनद सब जो है, विसर्प है, पुलीन है, बालू है, डिब्बा, ये सब बताए हैं। आगे पर डिटेल्स किए हैं। अब चित्र है, ये सब जो है इस सब के बारे में बता रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।